मेरा सांस बहुत बुरी तरह से उखड़ा हुआ था। मैं मुश्किल से कांपते हुए मुंह पर हाथ रख अलमारी में छुप कर कमरे का मंजर देख रही थी। मेरा दिल इस कदर तेजी से धड़क रहा था कि मैं दिल की धड़कनों की आवाज़ अपने कानों तक सुन सकती थी। वह मर्द बाहर ही खड़ा था। वह कभी बिस्तर के नीचे देखता तो कभी दीवार में लगी अलमारी खोलकर मुझे ढूंढ रहा था। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैली हुई थी। मुझे विश्वास था कि अब वह अलमारी की तरफ ही आएगा जहां मैं छुपी हुई थी, और वही हुआ। उसने जैसे ही अलमारी की तरफ कदम बढ़ाए, मेरी आत्मा कांप उठी। उस काले बदसूरत आदमी के हाथ में काला कुत्ता था जो जीभ निकाल कर मेरी तरफ देख रहा था, और तभी एक झटके से अलमारी खुली। वह मुझे देखकर भरी नजरों से देख रहा था, और फिर उस काले भद्दे इंसान ने मेरा मेरा नाम पायल है, मेरी उम्र 22 साल है, मैं बहुत ही गरीब घराने से संबंध रखती हूँ। मैं देखने में ऐसी थी कि कोई एक बार देख लेता तो मुड़ मुड़ कर मेरी तरफ देखता था। मैं सिर्फ खूबसूरती में ही माला माल थी, बाकी हमारे घर के हालात बहुत ही ख़राब थे। मैं मर्दाना कपड़े सिलती थी, और मेरी सिलाई के लिए मर्दाना कपड़ों की तो पूरे इलाकों में धूम मची हुई थी। जो एक बार मुझे अपना सूट सिलाई करवाता, वे फिर ब्रांडेड और महंगे बुटीक को भी भूल जाता। मेरे हाथों में कुछ कमाल ही ऐसा था। मुझे अपनी खूबी और हुनर पर खूब घमंड था। मेरे सिलाई किए हुए मर्दाना कपड़े बिल्कुल किसी ब्रांडेड बुटीक से लाए हुए लगते थे, इसलिए कहीं डिज़ाइनर बुटीक वाले मुझे अपने बुटीक में रखने की इच्छा रखते थे, लेकिन मैं सबको मना कर दिया करती थी। मैं अपनी मेहनत के पैसे अपनी मर्जी से वसूल करती थी। समय के साथ साथ मेरे हाथों में और भी सफाई आ गई, और मुझ में थोड़ा बहुत घमंड भी आता चला गया। मुझे जहाँ फ़ायदा लगता है मैं वहीं काम करती थी, और अब तो मर्दों से मुंह मांगी कीमत मुझे मिल रही थी। इसके अलावा मैं एक बुटीक के लिए भी हर महीने कुछ सूट सिलाई कर दिया करती थी। मेरी एक नज़र अपने टूटे दीवारों में दरारें पड़ने कमरे में डाली, जो कि जगह जगह से प्लास्टर उखड़ रहा था, और उसने दरारें आई हुई थी। पूरा घर पुराना हो चुका था। मैंने ठंडी सांस भरी और फिर सोचने लगी, इस महीने जितने भी पैसे बनेंगे उनसे अपने कमरे की मरम्मत ज़रूर करवाऊंगी। इन्हीं सोचों में मगन में एक मर्दाना सूट सिलाई करने में बिजी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने अपनी छोटी बहन को आवाज़ दी कि जाकर दरवाजे पर देखो, मगर तभी मेरी माँ उठी और दरवाज़ा खोलने के लिए चली गई। मैं बिजी थी, तभी मुझे कमरे में एक भारी भरकम कदमों की आवाज़ सुनाई दी। वह कदमों की आवाज़ सुनकर मैं फौरन नज़रें उठाकर दरवाजे की तरफ देखा। एक पल को सामने खड़े आदमी को देखकर मैं सहम गई। सामने एक काला दानव की तरह आदमी खड़ा हुआ था। उसका कद कोई शायद 6 फीट से भी ऊपर का मालूम होता था। वह बहुत ही मोटा, काला और भद्दा था। इस कदर काली रंगत का मालिक था कि मुझे तो दिमाग में पहला ख्याल यही आया कि कोई अफ्रीका का काला हबशी भी तो यहाँ आ गया है। उसके मोटे भद्दे से नए नक्श और काली रंगत, फिर उस पर इस इंसान की वह अजीब सी मुस्कुराहट देखकर सबसे पहले मुझे अपने दुपट्टे का ख्याल आया था, जो मैंने गर्मी और घुटन की वजह से उतार कर साइड पर रख दिया था। मेरे लिए वह इंसान बिल्कुल अजनबी था। उस इंसान का यहाँ क्या काम था? मैं तो उसे जानती भी नहीं थी। यह कोई हमारा रिश्तेदार नहीं था, फिर भी हमारे घर क्यों आया? दूसरा सवाल मेरे दिमाग में यह आया कि मेरी माँ ने उसे अंदर आने ही क्यों दिया? यहाँ तक कि वह सीधा मेरे कमरे में बिना दस्तक के दाखिल भी हो गया। मेरी माँ भी कुछ पलों के बाद ही मेरे कमरे में आ गई। मैं सवालिया नज़रों से अपनी माँ को देखा, और माँ ने मेरी तरफ देखा। तभी माँ बोली, ये कह रहे हैं तुमसे सिलाई के बारे में बात करनी है। मुझे अचंभा हुआ, मगर वह भी मेरा कोई ग्राहक था जो अपना सूट सिलाई करवाना चाहता था। यही सोचकर मैंने उसे बिठाया तो उसने बगैर किसी लाल लपेट के अपनी बात कहानी शुरू की। टूटी फूटी हिंदी में बात कह रहा था कि उसे मेरे से सिलाई किए हुए मर्दाना कपड़े बहुत पसंद आए हैं। उसके बाद वह जो बोला उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। वह कहने लगा, मेरा नाम एलम है, मैंने आपकी सिलाई किए कपड़े एक बुटीक से खरीदी थी, और बड़ी मुश्किल से उस बुटीक से आपका एड्रेस लेकर यहाँ पहुँचा हूँ। मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ दुबई चलें, वहाँ ऐसे डिज़ाइनर कपड़ों की बहुत मांग होती है। हाल में ही बड़ी ब्रांच का उद्घाटन हुआ है, मैं वहाँ आपके लिए बात करूँगा। अगर आप चाहें तो दुबई में कपड़े सिलाई
सिलाई करके रातों रात लाखों रुपए कमा कर आप अमीर बन सकती हैं। उसकी बात सुनकर मैं दंग रह गई। कैसा अजीब इंसान था। उस इंसान से मेरी जान न पहचान थी और वे यूं ही एक सांस में बात कहे जा रहा था। मैं टकटकी बांधे उसे देखती रही। उसने कहा कि मैं एक सूट जो यहाँ सिलाई करती हूँ, अगर दुबई में एक सूट ऐसा ही सिल दिया तो मुझे उसके 10 गुना ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो मेरी आंखें झपकना ही भूल चुकी थी। माँ ने एक नज़र मेरी तरफ देखा, उनकी आंखों में भी चमक सी आ गई। मैं मानती थी उसकी बातें हम जैसे गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए दिलचस्प का कारण बन सकती हैं, मगर मैं गैर आदमी पर आंखें बंद करके भरोसा नहीं कर सकती थी। मैंने उसे जान छुड़ाना चाहा तो मुझे ज़्यादा का लालच नहीं है, मैं हिंदुस्तान में रहकर ही अपना गुजर बसर कर लूँगी। मगर तभी उस कल भद्दी इंसान ने एक नज़र मेरी टूटे फूटे से घर पर डाली, जिसका पेंट जगह जगह से उतर चुका था। दीवारों में कई सुराख हो चुके थे, छत से भी सीलन साफ दिखाई दे रही थी। एक दो तूफान तेज आते तो हमारा घर शायद जमीन पर ढेर कर जाता। मकान की जगह एक नया आलीशान महल जैसा घर खड़ा हो। आपको जो मौका मिला है वे हर किसी को नहीं मिलता, और आप जैसे और आपसे अच्छे हुनर की लड़कियां मुझे आसानी से मिल सकती हैं। आप सोच समझ कर मुझे दबाव दे सकती हैं। यह कहकर उसने अपनी जेब से सिगरेट निकाली और लाइटर से जलाकर सिगरेट के कश लगने लगा। वह बड़े सुकून से मेरे पुराने से कमरे में बैठ मेरे जवाब का इंतजार में था। मैं सोच में पड़ चुकी थी। बात तो उसकी ठीक थी। मैं कौन सा अनोखा काम जानती थी। यहाँ मुझे अच्छी सिलाई वालों से दुनिया भरी पड़ी है और ये मौका बार बार भी नहीं मिलता। मैं अपने घर की एक अकेली कमाने वाली थी। पापा मर चुके थे, बहन भाई सब छोटे थे। खर्च और बढ़ती महंगाई से कमर तोड़कर रख दी थी। मैं हिंदुस्तान में रहकर जी तोड़ मेहनत भी कर लेती थी तो 2000 से ऊपर सिलाई के पैसे नहीं ले सकती थी, लेकिन दुबई के दिरहम थे। मेरे पास ज़्यादा पैसे कमाने का मौका बार बार नहीं आ सकता था। मैं अभी यही सोच रही थी इससे पहले कि कुछ और कहती, उसे इंसान ने अपनी जेब से चेक निकाला और मेरी माँ की तरफ बढ़ा कहने लगा, यह एक मामूली सा एडवांस है। अगर आप मेरी ऑफर को स्वीकार कर लें तो आपको इससे दुगना पैसा दूंगा ताकि आप अपना घर अच्छी तरह से मरम्मत करवा सके। मेरी माँ जब चेक देखा तो एक पल मेरी माँ के हाथ कांप उठे। उन्होंने खुद को संभालते हुए अपने सूखे होठों पर जबान फेरी और चेक मेरी तरफ बढ़ा दिया। चेक पर लिखा पैसा देखकर तो मैं भी हैरान रह गई। चेक पर तो 10 लाख रकम थी। मैं बड़ी हैरान रह गई। उस इंसान ने तो मुझे अभी भी 10 लाख दे दिए थे। मेरे दिल में लालच जाग उठा था। मेरी माँ का भी कुछ ऐसा ही हाल था। मुझे लगा शायद यही आखिरी मौका हो अपनी किस्मत संवारने का। मुझसे पहले ही मेरी माँ बोली कि मेरी बेटी दुबई ज़रूर जाएगी, आप बस उसके जाने का इंतज़ाम कर दें। जल्दबाजी पर मैं हैरान हो चुकी थी। वह इंसान तो खुशी से फूले नहीं समा रहा था। वह वहाँ से बाकी के मामले तय करने के लिए जा चुका था, जबकि मैं माँ को देखने लगी। मेरे हाथ में बैठे बैठे 10 लाख रुपए आ चुके थे, मगर वे इंसान इतनी बड़ी रकम हम लोगों को क्यों देकर गया। इतनी रकम तो मैं ज़िंदगी में पहली बार देखी थी। पापा के मरने के बाद अपनी दोनों बहनें और छोटे भाई की जिम्मेदारी मुझ पर आ चुकी थी। मैंने ज़्यादा पढ़ाई तो नहीं की थी, मगर भगवान ने मुझे ये हुनर दे रखा था कि मैं बहुत ही अच्छे कपड़े सिलाई कर लिया करती। मैं इतना ही कमा पाती थी कि महीने के आखिर में भाइयों की पढ़ाई का खर्चा और बाकी घर का सौदा सुलभ कर खरीद पाती थी। बाकी की इच्छाएं तो मैं जैसे बरसों पहले ही दिल में दफन कर ली थी। मगर अब जब ये दुबई जाने की ऑफर सुनी तो मेरी खुशी की कोई हद न रही। मेरी माँ मुझे दुबई भेजने के लिए तैयार हो गई। कहने लगी हमारे हालात बदल जाएंगे। मेरी माँ तो वैसे भी थोड़ा लालची टाइप की थी, या फिर तंगी सहते सहते वे थक चुकी थी। मेरा दिल अभी भी अंदर से थोड़ा डर का शिकार था, मगर अपने बहन भाइयों के अच्छे फ्यूचर के लिए और अपनी माँ की सारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मैंने जाने के लिए हामी भर ली। कुछ हफ्तों में ही तमाम ज़रूरी कागजात तैयार कर लिए गए। वह काला सा इंसान जिसका नाम उसने एडी बताया था, कई बार घर आकर मुझे ज़रूरी कागजात पर साइन ले चुका था। मुझे पढ़ना तो नहीं आता था, लेकिन बस अपना नाम लिखना जानती थी। उसने कहा 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। 2 साल से पहले न तुम हिंदुस्तान वापस आ सकती हो, ना ही कहीं और किसी जगह काम कर सकती हो। मेरे सामने कॉन्ट्रैक्ट पेपर के साथ 15 लाख का चेक और भी रखा हुआ था, इसलिए बिना सोचे समझे मैंने साइन कर दिए। कुछ ही दिनों में मेरा वीज़ा, टिकट सब कुछ बन चुका था। फिर मैं अपनी माँ और बहन भाइयों को छोड़कर दुबई के लिए रवाना हो गई।
एडी मेरे साथ ही जा रहा था। मैं देखने में बहुत ही खूबसूरत उस इंसान के साथ प्लेन में बैठे मुझे अजीब सा लग रहा था। वह एकदम काला और मैं सफ़ेद रंगत की। मुझे ना जाने क्यों लेकिन मुझे ये आदमी एक आंख नहीं भाया था, बल्कि ऐसा था जैसे देखकर इंसान नजरें बदल ले। मुझे उस इंसान के इतने भद्देपन से घिन आ रही थी, लेकिन मैं सब कुछ पैसे के लिए कर रही थी, इसलिए मजबूरन मुझे उसके साथ देना पड़ रहा था। इस सफ़र के दौरान मैंने उसे एक बार भी कोई बातचीत नहीं की। दुबई पहुंचकर मैं दिल में अजीब सी बेचैनी और डर सा लगने लगा। न जाने अब यहाँ आगे मेरे साथ क्या होने वाला था। मेरे दिल में अजीबो गरीब से बस सवाल आ रहे थे। मैंने एक नज़र उस आदमी पर डाली तो मुझे ही घूर रहा था। उसकी आंखों में कुछ ऐसी चुभन भी थी कि मैं ज़्यादा देर तक उसकी आंखों में देख ना पाई। दुबई पहुंचने के बाद उसने मुझे गाड़ी में बिठाया और फिर एक फ्लैट पर ले आया। मैं फ्लैट में दाखिल हुई तो यह देखकर हैरान रह गई। वह फ्लैट तो बिल्कुल छोटी सी बुटीक जैसा लग रहा था। वहाँ पर मर्दाना कपड़े सिलाई करने के लिए हर चीज़ मौजूद थी। वहाँ के ऐशो आराम देखकर मैं दंग रह गई। मैंने तो सपने में भी ऐसा आलीशान फ्लैट नहीं देखा था और ना ही सोचा था कि कभी दुबई आऊंगी। एडी ने मुझसे कहा कि ये मेरा ही फ्लैट है, तुम इस फ्लैट में रहोगी और मैं अपने दूसरे फ्लैट में रहूंगा। यहाँ रहकर तुम अपने कपड़े सिलाई करना। मुझे वहाँ छोड़ने के बाद वह वहाँ से जा चुका था। अगले ही दिन से कई बार सारे कपड़ों के ऑर्डर को लेकर मेरे पास आया और उसने मुझे कुछ लोगों से भी मिलवाया। मुझे वहाँ की ज़बान नहीं आती थी, इसलिए जो भी इंसान मेरे घर आता वह एडी से बात करता। पहले ही सूट की जब मैंने सिलाई की तो वे ग्राहक को बहुत पसंद आई और मुझे पहली ही रकम देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। इतनी रकम तो शायद मैं 10 जगह सिलाई करके भी हिंदुस्तान में कमा नहीं सकती थी, जो मुझे यहाँ पर एक जोड़े की सिलाई के बदले मिल रही थी। यहाँ आकर जो दिल में थोड़ी बहुत बेचैनी और डर था वह सब अब दूर हो चुका था। अब मैं खुश रहने लगी थी और मुझ में जैसे घमंड भी बढ़ने लगा था। मुझे लगा कि जिस तरह मैं पैसे कमा रही हूँ बहुत ही जल्द मैं अमीर हो जाऊंगी और अपने बहन भाइयों को भी यहीं दुबई बुलाकर सेट हो जाऊंगी। एडी रोजाना यहाँ आया करता था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वापस चला जाता था। फिर उसका रोज रोज का आना बढ़ने लगा। जैसे जैसे मेरा काम बनने लगा था वह हफ्ते धीरे धीरे रात गुजारने लगा। इस फ्लैट में 4 कमरे थे, 2 सिलाई के लिए और एक कमरा मेरा था और एक कमरा हमेशा लॉक ही रहता था। एडी जब भी आता उसी कमरे में जाता फिर वहां सोने लगा। अब तक उसने मुझ पर भी कभी बुरी नज़र नहीं डाली थी और मुझे बहुत ही सम्मान के साथ बात करता था, इसलिए मुझे कभी उसे लेकर बुरी नियत का शक नहीं हुआ। पहले 1 महीना तो वह फ्लैट में रहकर खूब कमाए कि कुछ पैसे और तोहफे अपने माँ और बहन के लिए भी भेजे, मगर धीरे धीरे काम होता चला गया और एडी का घर पर आना जाना बढ़ने लगा। एक दिन वो फ्लैट में आया तो लड़खड़ा कर चल रहा था। इस हालत में देखकर मैं डर सी गई। न जाने उसे क्या हुआ था। मैं उसे भाई समझते हुए उसके करीब गई ताकि उसे संभाल सकूं। वे जिस कदर लड़खड़ा रहा था उम्मीद थी कि वे फर्श पर गिर जाता, मगर जैसे ही मैं उसके करीब गई तो उसके शरीर में आई बदबू से मुझे उबकाई आने लगी। उसके पास बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। ऐसा लगता था जैसे वहीं कहीं नशीली चीज पीकर आया हो। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। मैं कांप रही थी, ये क्या हो रहा है। वे आदमी मेरे लिए गैर था और नशे की हालत में वे यहाँ क्या करने आया था। मैं डर के मारे उसे दूर होने लगी और भागकर अपने कमरे में चली गई। मेरा दिल मेरे से तेज धड़क रहा था। वह इंसान की नीयत क्या थी, वो क्या चाहता था। कहीं वे मेरी इज्जत। इतना सोचकर मेरी सोच वहीं पर दम तोड़ गई। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। वह एडी बाहर ही सोफे पर बैठ चुका था और अब बार बार मुझे आवाजें दे रहा था। कम से कम इस समय तो मैं उसके पास नहीं जा सकती थी। कितनी ही देर में मैं कमरे बंद रही। जब बाहर से उसकी आवाज ना आई तो मुझे लगा शायद वह जा चुका है। यही सोचकर मैं सुकून सी सांस ली और कमरे से बाहर निकल आई। सामने कोई भी नहीं था, लेकिन मेरा शरीर अभी भी कांप रहा था। डर के मारे मेरा गला भी सूख चुका था। मैं जैसे ही पानी पीने के इरादे से किचन की तरफ जाने लगी तो मेरे गले से अचानक एक चीज निकल गई थी। एक काला भयानक कुत्ता किचन के फर्श पर खड़ा था। मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता था।
मेरे काले भयानक कुत्ते को देखकर तो वैसे ही अच्छे भले इंसान के होश उड़ जाएं। मैं तो फिर भी एक लड़की थी। मेरा पूरा शरीर बर्फ की तरह जम चुका था। मैंने पीछे की तरफ मुश्किल से कदम उठाना शुरू कर दिया। मैंने पीछे देखा तो मैं किसी चीज से टकराई। वही काला भद्दा इंसान मेरे पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा था। मुझे यूं डर देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैली और कहने लगा, कब से आवाज दे रहा हूँ आपको, आखिर आप बोल क्यों नहीं रही थी? तुम्हारे लिए कपड़ों का ऑर्डर लाया हूँ। उसने मेरा हाथ पकड़ा था। मैं उस कुत्ते के डर से कांप रही थी। मैंने वह मुश्किल से सामने कुत्ते की तरफ इशारा किया। डर के मारे मेरे मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। वह इंसान इतने बड़े खतरनाक कुत्ते को देखने के बावजूद नॉर्मल खड़ा रहा। मैं कांपते हुए आवाज में बोली, वह कुत्ते, उसे मारो। अगर उसका कहा बुलंद हुआ। उसने मेरी सिलाई वाली मेज पर मुझे बिठाया और फिर बड़े आराम से उसे कुत्ते के पास जाकर उसे गोद में उठा लिया। वह इंसान मेरे पास चला आने लगा तो मैं डर के मारे चिल्लाने लगी। मुझे लगा शायद डर से आज मेरी मौत हो ही जाएगी। कहने लगा, ये ब्लैक माइकल है, मेरा दोस्त है, मेरी जान है। मुझे इस कुत्ते से बहुत मोहब्बत है। वे मेरे पास आया और बोला, मुझे आज किसी इंसान की नहीं बल्कि अपने इस कुत्ते के कपड़े सिलाई करवाने हैं। तुम अगर मेरे इस पालतू कुत्ते के कपड़े सिलाई करोगी तो तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगा। मैंने इनकार कर दिया। मैं तो कहने लगा, तुम क्यों डर रही हो? यह पालतू है, तुम्हें कुछ नहीं करेगा। मैं तुम्हें इतना कि सिलाई के 5 लाख रुपए दूंगा। 5 लाख सुनकर मैं खामोश हो गई। अभी कल ही मेरी माँ से मेरी बात हुई थी। मुझसे छोटी बहन का बहुत अच्छी जगह रिश्ता आया था, लेकिन वे शादी जल्दी मांग रहे थे। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि मैं उन्हें जल्द से जल्द शादी के लिए पैसे भेजूं। मेरे लिए ये अच्छा मौका था। वह आपसे अभी भी नशे में मुझे बड़े गौर से देख रहा था और उस आदमी के हाथ में कुत्ते भी उसी के जैसी रंगत का काला था। मैंने कहा, ठीक है, मैं सी दूंगी। मेरे शब्द डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन मुझे पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने हामी भर ही दी। उसने कुत्ते के टेबल पर बिठा दिया। मैंने इंची टेप उठाया और नाप लेने के लिए उसकी तरफ बढ़ी। कांपे हाथों के साथ मैंने उस कुत्ते का नाप लिया। उसके बाद एडी उस कुत्ते को लेकर अपने कमरे में चला गया। मैं डर के मारे वहीं की वहीं बैठी रह गई, लेकिन मैं नहीं जानती थी मेरी आजमाइशों का सिलसिला शुरू हो चुका है। रात को जब मैं अपने कमरे में सो रही थी तो मुझे महसूस हुआ कि जैसे कोई चीज़ मेरे शरीर के साथ लिपटी हुई है। जैसे ही मैंने आंखें खोली तो सांस लेना भूल गई थी। वही काला कुत्ता मेरे शरीर में लिपटा हुआ था। फिर भी हिम्मत करके मैं चीखें मार रही थी। वह कुत्ता मुझसे पीछे हट गया। मैं मुश्किल से उठकर दरवाजे के सामने खड़ी हुई। मैं बिना सोचे समझे ही उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मुझे उसे समय कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कुत्ते की डर की वजह से मेरी जान निकली हुई थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मैं किस मुसीबत को दावत दे रही हूँ। मेरे होश तो उसी समय उड़े जब उस आदमी के पकड़ मुझ पर मजबूत हुई। धीरे धीरे उसने अपनी बाहों का घेरा तंग कर लिया और अपने काले भद्दे से होंठ मेरी गर्दन पर रख दिए। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे करंट लगा हो, लेकिन वह मेरी तरफ कदम बढ़ाने लगा। कहने लगा, अब समय आ गया है कि मैं तुम पर सारी सच्चाई खोल दूं। वह मेरे करीब आया और मुझे दोनों बाजू से पकड़ लिया और अपना काला चेहरा मेरे चेहरे के करीब किया और बोला कि तुमसे मुलाकात करने से पहले भी मैं तुम्हें देख चुका था। एक बार मैं बुटीक से कपड़े खरीद रहा था और मैंने उसी समय तुम्हें बुटीक में ही देखा था। उसी समय मुझे तो तुम्हारी सिलाई से कोई मतलब नहीं था, मुझे तो बस तुमसे मतलब था। तुम्हारी खूबसूरती को देखकर मैं अपने खोज बैठा था। मुझ जैसे बदसूरत इंसान से कभी भी शादी नहीं करोगी, इसलिए मैंने तुम्हें पाने का दूसरा रास्ता अपनाया। कहते हैं मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है, इसलिए मैंने ये रास्ता चुना तुम्हें अपने लिए। जब तुम वहाँ बुटीक से चली गई तो मैं तुम्हारा पीछा किया, तुम्हारा घर देखा और फिर उसी बुटीक के ऑनर से तुम्हारे बारे में मालूमात इकट्ठी की। मैं तुम्हें गरीब और मजबूर लड़की थी, इसलिए मैंने तुम्हारी मजबूरी की कीमत लगाई। वे फिर कहने लगा कि मैं जानता था कि तुम्हें पढ़ा लिखना नहीं आता, इसलिए तुमसे मैरिज पेपर के डॉक्यूमेंट पर साइन लिए थे। कानूनी तो मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम मेरी पत्नी। इस बात ने तो मेरे ऊपर पहाड़ तोड़ दिए। मेरे सर पर एक धमाका हुआ। मैं फटी फटी आंखों से उसे देख रही थी। वह बड़ी बेबाकी से मेरी तरफ बढ़ रहा था। मेरा तो ये हाल था कि मानो कि मेरे शरीर से खून नहीं, एक तो
نہ اسے ذات اور دھرم کا پتہ، اوپر سے اس قدر بدصورت تھا کہ میں اسے آنکھ بھر کر دیکھ بھی نہیں سکتی تھی۔ اور وہ کیسا گھناؤنا کھیل میرے ساتھ کھیل چکا تھا! میں پاگل ہو چکی تھی، میں چیخنے لگی۔ میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ وہ میری بات سن کر کہنے لگا، مجھے ساری زندگی تمہارے ساتھ ہی گزارنی ہے اور تم چاہ کر بھی مجھ سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتی، کیونکہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں۔ ورنہ کون بے وقوف ہوگا جو 25 لاکھ صرف سلائی کے لیے ایڈوانس میں دے گا؟ میں تمہاری پوری قیمت ادا کر چکا ہوں، اس لیے اب تمہارے اور نخرے نہیں دیکھوں گا۔ وہ بہت ہی غصے سے کہہ رہا تھا، پھر مجھے ایک دلہن کا خوبصورت جوڑا دے کر چلا گیا۔ کہنے لگا، رات تک تیار رہنا، مجھے آج کی رات کوئی بھی ڈرامہ نہیں چاہیے۔ وہ جا چکا تھا اور میں یوں ہی جیسے میرے شریر میں جان نہ ہو۔ کیسا گھٹیا کھیل کھیلا گیا میرے ساتھ! کوئی بھی صرف کپڑے سلائی کے لیے اتنی بڑی رقم نہیں دیتا۔ میں کیسے سوچ لیا کہ صرف کپڑے سلائی کروانے وہ آدمی مجھے دبئی لے جا رہا ہے؟ پہلے تو میں اپنی بے وقوفی پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، لیکن پھر یہ سوچا مجھے یہاں سے بھاگ جانا چاہیے۔ یہی فیصلہ کرتے ہوئے میں جلدی سے کھڑی ہوئی اور کمرے سے باہر آ گئی۔ میں جیسے ہی دروازہ کھولنا چاہا تو وہ باہر سے لاک تھا۔ میں نے دروازہ بجانا شروع کر دیا کہ کوئی دروازہ کھولو، میری مدد کرو، مجھے اس آدمی سے نفرت ہے، میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ میں چیخ چیخ کر تھک چکی تھی، میری کوئی مدد نہیں کر رہا تھا۔ میں کھڑکی کی طرف بڑی، کھڑکی کے ذریعے بھاگ سکوں، لیکن وہ فلیٹ 10ویں منزل پر تھا اور وہاں سے بھاگنے کا راستہ نہ تھا۔ میں ہر طرف سے مایوس ہو کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ سامنے بیڈ پر ایک وائٹ نیٹ کا بے حد خوبصورت سا گاؤن رکھا تھا، لیکن اس بدصورت انسان کا اپنے ساتھ خیال کرنا بھی مجھے کانپنے پر مجبور کر گیا۔ وہ کالا بھدا انسان آج میرے شریر کو چھوئے گا، اور سوچ میرے کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ اس لیے میں نے خود کو ایک الماری میں چھپا لیا، کیونکہ رات ہو چکی تھی، وہ کسی بھی سمے گھر آ سکتا تھا۔ میں نے خود کو الماری میں چھپا لیا۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرا دل مٹھی میں جکڑ لیا ہو، اور اس انسان میں مشکل سے ہفتے ہوئے منہ پر ہاتھ رکھ الماری میں چھپ کر کمرے کا منظر دیکھ رہی تھی۔ میرا دل اس قدر تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ میرے دل کی دھڑکن ہی اپنے کانوں تک سن سکتی تھی۔ وہ آدمی باہر ہی کھڑا تھا۔ وہ کبھی بستر کے نیچے دیکھا تو کبھی دیوار میں لگی الماری کھول کر مجھے ڈھونڈ رہا تھا، بار بار میرا نام لے کر پکار رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے وشواس تھا کہ اب وہ اسی الماری میں مجھے ڈھونڈے گا۔ میری سانس اٹک گئی، اور پھر اچانک ہی اس نے الماری کا دروازہ کھول دیا اور ہاتھ پکڑ کر مجھے باہر نکال دیا۔ میں اس کے سامنے گرنے لگی۔ میں نے کہا، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، کیونکہ میں ایک ہندو لڑکی ہوں، اور تب تک تمہارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں بنا سکتی جب تک تم خود میرا دھرم سویکار نہ کر لو اور میرے ریتی رواج کے انوسار مجھ سے شادی نہ کر لو۔ میری بات سن کر وہ کچھ دیر تک مجھے غور سے دیکھنے لگا۔ میں یہ جان چکی تھی کہ میرے پاس اب بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں بچا، اس لیے میں نے قسمت کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ میری بات سن کر اس نے، بات کو منظور ہے، تم تیار ہو جاؤ اور پھر ہم تمہارے ریتی رواج کے انوسار پھیرے لے کر شادی کریں گے، اور تمہیں تمہارے دھرم کو بھی اپنا لوں گا۔ اور پھر وہی ہوا۔ میں کسی بے جان شریر کی طرح اس انسان کے ساتھ دلہن کے جوڑے میں تیار کھڑی تھی۔ وہ مجھے ایک پنڈت کے پاس لے گیا۔ وہاں پنڈت جی کے سامنے اس نے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ ہمارے ریتی رواج کے انوسار میری اور اس کی شادی کروائی، اور پھر اس نے ہمارا دھرم اپنا لیا۔ پھر وہ میرا ہاتھ پکڑ کر گاڑی میں لے گیا۔ گاڑی اسی سمے ڈرائیور چلا رہا تھا۔ میں ایک نازک سی، حسین سی لڑکی تھی، اور وہ انسان مجھ سے بالکل الٹا تھا۔ مجھے بچپن میں سنی بیوٹی اینڈ دی بیسٹ کی کہانی یاد آنے لگی۔ میرے لیے وہ انسان ایک بیسٹ ہی تھا۔ اس انسان کے لیے یہ رات ارمانوں بھری رات تھی، لیکن میرے لیے یہ رات قیامت سے کم نہیں تھی۔ گھر آ کر اس نے اپنی ہر خواہش پوری کی، لیکن میرا شریر تو ایسا تھا جیسے برف کی طرح ٹھنڈا پڑا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو اس کے حوالے تو کر دیا، لیکن میرے دل میں اس کے لیے صرف نفرت بھری تھی۔ میری سنگت پا کر وہ بہت خوش تھا، میرے گھر والوں کو پیسے بھی بھیجتا تھا، میرا بھی بہت خیال رکھتا تھا، لیکن میں اسے اپنے دل میں جگہ نہیں دے پائی۔ جب جب رات کو میرے قریب آتا، میرا شریر بے جان رہتا،
वह मुझे शिकवा करता कि पायल, मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, जो हुआ उसे भूल जाओ, मेरी मोहब्बत को स्वीकार करो। लेकिन मैं आज तक उसकी मोहब्बत को स्वीकार नहीं किया। मैं उसे बातचीत नहीं करती थी, ना ही उसकी तरफ देखती थी। मेरी शादी को कुछ महीने गुजरे थे जब मुझे एक और बुरी खबर सुनने को मिली। मैं उस इंसान के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। उस दिन मैं बहुत रोई थी। मुझे रोता देखकर वे एकदम चुपचाप सा हो गया। उस दिन मैंने अपनी नफरत का भरपूर इजहार किया था। मैंने कहा, तुम्हारी संगत की वजह से अब मुझे खुद से भी घिन आने लगी है, क्योंकि तुम्हारा बच्चा भी तुम्हारी तरह बदसूरत होगा। मुझे कहीं से जहर ला कर दे दो, मेरे लिए मौत आसान है, लेकिन तुम्हारी संगत मौत से भी ज्यादा दर्दनाक है। मैं गुस्से में न जाने क्या क्या कह रही थी। वह खामोशी से मेरी बात सुनता रहा, फिर कमरे से बाहर निकल गया। उसके बाद वह इंसान मेरे सामने नहीं आया। दूसरे कमरे में सोया करता था। जिस दिन मैं हॉस्पिटल गई, मैं दर्द की वजह से कर्रा रही थी। उसी समय वो मेरा हाथ थामे मुझे तसल्ली दे रहा था। डॉक्टर ने जब कहा, या वे मुझे बचा सकता है या फिर बच्चे को, तो उसने कहा मेरी पत्नी को कुछ नहीं होना चाहिए। और उसके बाद मैं बेहोश हो चुकी थी। जब मुझे होश आया तो मेरे कानों में बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने आंखें खोली तो मेरा बच्चा भी जिंदा था, और मैं बहुत ही प्यारा था। उसने अपने पापा का रंग लिया था और मेरे नैन नक्श बहुत ही खूबसूरत था। मेरा बच्चा, उसे देखते ही मेरे दिल में ममता जाग उठी। लेकिन एडी कहीं नहीं था। मैंने सिस्टर से पूछा तो उसने बताया, आपको खून की ज़रूरत थी। आपकी खातिर अपनी ही परवाह न करते हुए वे सिर्फ एक खून की बोतल दे सकते थे, लेकिन उन्होंने आपको अपनी बॉडी का आधा खून देकर अपनी ज़िंदगी बचाई है। हमारे लाख मना करने कर भी वे आपको बचाने पर जिद पर आए। उन्होंने समय वे आईसीयू में हैं। और यह सुनकर पहली बार मेरा दिल उस इंसान के लिए तड़पता था। मैं फौरन से उठी। सिस्टर ने मुझे मना किया उठने के लिए। मैं नहीं मानी और आईसीयू में आ गई। वह बेड पर आंखें बंद की लेटा था। पर आज पता नहीं क्यों मुझे एडी से बिल्कुल भी घिन नहीं आ रही थी, ना वे मुझे भद्दा लग रहा था। मैंने अपनी मोहब्बत के चक्कर में तुम्हारी ख्वाहिश का ख्याल नहीं रखा। मुझे लगा मेरी मोहब्बत पुकार, तुम मेरी इस गलती को माफ़ कर दोगे, लेकिन मुझे नहीं पता था तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह कहने लगा, मैं काला ज़रूर हूँ लेकिन पत्थर दिल नहीं हूँ, वरना तुम्हें पाने में मैं इतना समय ना लगाता। जिस दिन पहली बार तुम्हें दुबई लाया था, उसी रात में तुम्हारा फ़ायदा उठा सकता था, लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करता था और तुम्हारी मोहब्बत के इंतज़ार में था, ताकि मेरे लिए भी तुम्हारी मोहब्बत जाग उठे, और ना ही तुम्हारा धर्म अपनाता। मैं तुम्हारी मोहब्बत को पाना चाहता था, पत्नी बनकर ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना चाहता था, इसलिए यह सब किया। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, बस मेरी शक्ल को देखकर लड़कियां मुझसे दूर भागती थीं। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी देकर तुम्हारी ज़िंदगी बचाई है। मेरे मरने के बाद तुम आज़ाद हो जाओगी। बस तुमसे एक विनती है कि मेरे बच्चे का ध्यान रखना। मैंने कहा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, मैं तुम्हारा सिर्फ ऊपरी रंग रूप देखा, मैंने तुम्हारा अंदर का दिल नहीं देखा। उस समय वहां उसके दोस्त पहुंच गए और उसे ब्लड डोनेट कर दिया। उसकी जान बच गई। इसलिए दोस्तों, रंग रूप अहमियत नहीं रखता, बस इंसान का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।